ये वाला पार्ट जो आज मैं शुरू कराने लगा हूं, ये न्यूमेरिकली सुपर इंपॉर्टेंट। सर, कई मौकों पर मुझे उकसाया गया, बच्चों ने कहा कि सर सप्लाई क्या होता है ये बताएं, मगर मैंने तहम्मुल किया, सब्र किया, क्योंकि मुझे पता था एक दिन वो आएगा जिस दिन मैं ऐसी सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा कि उसके बाद आप सप्लाई का नाम नहीं लोगे। सर, सप्लाई क्या है? यहां सप्लाई हो जाए तो क्या होता है भैया? अगर सप्लाई हो जाए तो सेल्स टैक्स चार्ज हो जाता है। सप्लाई हो जाए तो सर जी, सप्लाई हो जाए तो सेल्स टैक्स चार्ज हो जाता है। बस, सप्लाई क्या है? सप्लाई हो जाए तो सेल्स टैक्स चार्ज हो जाता है। अच्छा, कब सेल्स टैक्स चार्ज हो जाता है? जब सप्लाई हो जाए। सप्लाई कब होगी? डेफिनेशन पढ़ते हैं सर, जब सेल हो जाए, तो इसका मतलब है सप्लाई हो गई। और सप्लाई का क्या मतलब है? सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। जब आप ट्रांसफर कर दें विद द राइट टू डिस्पोज, मैंने एक बंदे को चीज ट्रांसफर की और उसे कहा ये तुम्हारी है, खैर से तुम इस्तेमाल करो, ये सप्लाई है। सप्लाई हो जाए तो क्या मतलब है? सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। दूसरी बात, सेल सप्लाई है, सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स, ये सप्लाई है, सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। सेल और ट्रांसफर अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट, सेल और ट्रांसफर अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट। सर, इसका मतलब है ये क्या है? सेल और ट्रांसफर अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट। आपने किस्तों पर कोई चीज ली तो भी ये सप्लाई है। और सप्लाई का क्या मतलब है? सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। तीन बातें आपको बता दी। चौथी बात, आपने कोई चीज प्राइवेट यूज कर ली, ये भी सप्लाई है, इस पर भी सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। चौथी बात आपको बताइए, पुट टू प्राइवेट यूज। एक एसी बनाने वाली फैक्ट्री है, उन्होंने एसी बनाकर खुद अपनी ही फैक्ट्री में लगा दिया, इसका मतलब है ये पुट टू प्राइवेट यूज कर दिया। समझा जाएगा ये क्या है? ये सप्लाई है। और अगर सप्लाई हो तो क्या होता है? सेल्स टैक्स चार्ज हो जाता है। चौथी बात बताइए, नॉन बिजनेस यूज। आपने एसी बनाया, आपका एक दोस्त आया, आपने उस दोस्त को दे दिया, ये भी सप्लाई है। सप्लाई होगी तो क्या मतलब है? सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। भैया आपने पुट टू प्राइवेट, बिजनेस और नॉन, मैंने बिजनेस यूज भी बता दिया, नॉन बिजनेस यूज भी बता दिया। आपने एसी तैयार हो गया, आप एसी घर ले गए, ये प्राइवेट है। प्राइवेट यूज किया है, बिजनेस यूज किया है, नॉन बिजनेस यूज किया है, ये सप्लाई है। और सप्लाई का मतलब है कि सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। सर, मैंने आपको चौथी बात बताई। पांचवी बात, ऑक्शन, नीलामी में कोई चीज बेच दी, सप्लाई है। सप्लाई का मतलब है सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट, मैंने एक बंदे का 25 लाख देना था, मैंने उसे अपनी गाड़ी दे दी, सप्लाई हो गई। सप्लाई का मतलब है सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। कितनी बातें हो गई? 1 2 3 4 5 6 बातें हो गई। सर, एक बंदा जो अच्छा भला रजिस्टर्ड था वो अनरजिस्टर्ड हो गया, तो ये भी सप्लाई है। और सप्लाई का मतलब है कि सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। 7 बातें हो गई। सर, कौन सी? एक बंदा जो रजिस्टर्ड था, सर जी मैं रजिस्टर्ड आदमी था, मेरी जूस की फैक्ट्री है, मेरे पास रजिस्टर्ड आदमी था, मेरे पास 30 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, तैयार है, बेचने के काबिल है, मैंने अपने आप को डी रजिस्टर करा दिया। जैसे ही मैंने अपने आप को डी रजिस्टर करवाया,
वो 30 लाख का स्टॉक समझा जाएगा सप्लाई हो गई है। सप्लाई का मतलब है सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। सर सेल्स टैक्स चार्ज हो गया तो पता है क्या होगा, मुझे उस पे टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। सेल्स टैक्स जब चार्ज हो जाता है तो फिर सेलर ने टैक्स किसको जमा कराना होता है, एफबीआर को। पढ़ाया हुआ है ना, सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं किसी ऐसी चीज को जो मेरी है ही नहीं। मेरा एम्ब्रॉयडरी का कारोबार है, मैंने कपड़ा किसी से लिया, उस पर मैन्युफैक्चरिंग की। मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं किसी ऐसी चीज को जो मेरी है ही नहीं। जब मैं वो चीज वापस करूंगा समझा जाएगा सप्लाई हो गई है। सप्लाई का मतलब है सेल्स टैक्स चार्ज। आठवीं बात आपको बताइए सर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के केस में जब आपने दूसरे बंदे की गुड्स को मैन्युफैक्चर करें, जब आपने वो गुड्स वापस की समझा जाएगा सप्लाई हो गई। ऐसा भी होता है, हम मैन्युफैक्चरर हैं, हमारी अपनी एम्ब्रॉयडरी की मशीनें हैं, हमारे पास माल आया, हमने माल पर कढ़ाई कर दी। कढ़ाई करने के बाद, एम्ब्रॉयडरी की मशीन नहीं, कढ़ाई की मशीन है, कढ़ाई करने के बाद क्या किया, कढ़ाई करने के बाद मैंने वापस दे दिया सप्लायर। अच्छा, मुझे उसने कहा जिससे माल आया था, अली भाई यार ये माल जो है ना वो आपने प्रेस वाले के पास भेजना, मेरे पास नहीं भेजना। मैंने एम्ब्रॉयडरी करने के बाद ये माल कहाँ भेज दिया, प्रेस वाले के पास भेज दिया। उसने मुझे जो बंदा नॉमिनेट किया मैंने वो माल उधर भेज दिया, ये भी सप्लाई है। मैंने उसको वापस किया या उसके कहने पर किसी और को दे दिया, जब मैंने दिया ये सप्लाई है। सप्लाई का क्या मतलब है, आउटपुट सेल्स टैक्स चार्ज होगा। सर इसके अलावा बोर्ड फेडरल मिनिस्टर की अप्रूवल से जिस ट्रांजैक्शन के बारे में चाहे कह दे कि ये सप्लाई है, और अगर उसने कह दिया तो सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। सर जी मैंने आपको कितनी बातें बताई, एक क्विक रिकैप। सर जी इस डेफिनेशन को आपने अपने साथ बांध लेना, अहम बातें हैं सर, क्योंकि सेल्स टैक्स पढ़ने लगे हैं। पहली बात मैं आपको आज न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आउटपुट इनपुट तो बताई, वो तो बुनियादी बातें थी, लेकिन न्यूमेरिकल की पहली बात बता रहा हूँ, बड़े काम की बात है। कब समझा जाएगा सप्लाई हो गई है, चूंकि हम याद रखना सप्लाई पे ही होना है जो होना है। इससे पहले जो मैंने आपको कहा था ना सेल, तो असल में वो सेल नहीं है, वो सप्लाई है। लेकिन सेल इसलिए कहा कि आप फौरी समझ जाओगे, ठीक है। हालांकि सप्लाई की डेफिनेशन में सेल भी तो आ रहा है ना, लेकिन सप्लाई में सिर्फ सेल नहीं है, 9 चीजें हैं। कौन कौन सी, सबसे पहला सेल, दूसरा ट्रांसफर विद द राइट्स, तीसरा हायर परचेज, चौथा पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज, पांचवा ऑक्शन, छठा डिस्पोजल ऑफ गुड्स, सातवां possession of taxable goods held immediately before a person ceases to be a registered person, आठवां manufacture of goods belonging to another, the transfer or delivery of such goods to the owner or to the person nominated by him। सर ये 8 और 9वां पॉइंट, ये हर केस में सप्लाई हो जाएगी। याद रखिएगा सप्लाई वो बुनियादी बात है जो सेल्स टैक्स की है। सेल्स टैक्स लफ्ज मीन्स आ रहा है, यानी इसके अलावा और किसी केस में सप्लाई नहीं है। किस्तों पर जो चीज खरीदते हैं, जी सर 9 बातें हैं, 3 मिनट आपके पास है, जल्दी से ये पढ़ लीजिए। सर जी सेल, ट्रांसफर विद द राइट टू डिस्पोज, हायर परचेज एग्रीमेंट, पुट टू प्राइवेट बिजनेस नॉन बिजनेस यूज, ऑक्शन,
डिस्पोजल ऑफ गुड्स, आपके पास कोई गुड्स थी और आप अनरजिस्टर्ड हो गए, और आखिरी बात उसने सेकंड लास्ट बात क्या गई, टॉल मैन्युफैक्चरिंग, किसी दूसरे की आइटम को मैन्युफैक्चर करना, और लास्ट बात है बोर्ड विद अप्रूवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन चार्ज। बोर्ड कह दे किसी ट्रांजैक्शन के बारे में तो वो सप्लाई है, या वो कह दे वो सप्लाई नहीं है तो वो सप्लाई नहीं होगी। सवाल आपने पूछा था, क्लियर हो गया। सर इसके अंदर एक और बारीकी है, मैं उसके अंदर घुसने लगा, उस बारीकी के जरा ध्यान से समझना बात को। अब ये वाली बात आपने ध्यान से पढ़नी। Put to private business or non-business use of goods produced or manufactured in the course of taxable activity for purpose other than those of making a taxable supply. सर आपकी गाड़ियां बेचने की कंपनी और आप टायर भी खुद बनाते हो, तो अपने ही बनाए हुए टायर अपनी गाड़ी में लगा देते हो जो आप ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो क्या ये सप्लाई होगा या नहीं? जाहिरन ये पुट टू बिजनेस यूज है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर मेरा ही इदारा टायर भी बना रहा है और मेरा ही इदारा गाड़ी भी बना रहा है, मैं अपने ही बनाए हुए टायर को अपनी ही बनाई हुई गाड़ी में लगा दूं, तो ये सप्लाई होगी या नहीं? पुट टू बिजनेस यूज तो है, लेकिन वो आगे कहता है put to business use of goods produced or manufactured in the course of taxable activity for purpose other than those of making taxable supply। यानी अगर आपने टैक्सेबल आइटम बनाई है टायर और टैक्सेबल आइटम के अंदर साथ जोड़ी है यानी गाड़ी, तो क्या ये सप्लाई समझी जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं समझी जाएगी, क्योंकि जब आपने टायर को गाड़ी के अंदर जोड़ दिया, गाड़ी की कीमत में ऑलरेडी टायर की कीमत शामिल है, वहीं पे ही उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? दूसरी एग्जांपल लो, मैंने कागज खरीदा, कागज बनाने की भी फैक्ट्री मेरी है और कुरान पाक की प्रिंटिंग करके कुरान पाक बेचने की भी फैक्ट्री मेरी है। अब मैंने वो कागज अपना ही कागज कुरान पाक बनाने में इस्तेमाल किया, तो क्या ये सप्लाई होगी? अब इसको कहते हैं पुट टू बिजनेस यूज। लेकिन अगर मैं बिजनेस के इस्तेमाल में कर रहा हूं और जो चीज फाइनल बन रही है, देखना पड़ेगा वो टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। क्योंकि जो फाइनल चीज बन रही है अगर वो टैक्सेबल हुई तो ये सप्लाई नहीं होगी, और अगर जो चीज फाइनल बन रही है वो अदर देन टैक्सेबल हुई तो ये सप्लाई होगी। अब अगर मैं अपने ही बनाए हुए कागज से कुरान पाक बनाकर बेच रहा हूं तो कुरान पाक एग्जेम्प्ट है और कागज टैक्सेबल है। मैं कागज को कुरान पाक बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये सप्लाई समझी जाएगी, क्योंकि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं फॉर पर्पस अदर देन दोज ऑफ मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। मैं जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूं वो टैक्सेबल नहीं है तो ये सप्लाई समझी जाएगी, और अगर मैं जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूं वो टैक्सेबल है तो इसको सप्लाई नहीं समझा जाएगा। सर क्या ये बारीकी समझ आई है? सर 9 बातें थी, लेकिन चौथी बात के अंदर एक और बात थी, और सर समझ आ गई? जी सर। ये बात अब मैंने दिल खोल के आपको बता दी कि सप्लाई क्या है। अब जो अगली बात मैंने आपको बतानी है वो ये है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। जो अगली बात मैंने आपको बतानी है वो क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है?
यानी ये तो पता चल गया कि सेल्स टैक्स लगना है, किस अमाउंट पर लगना है अब उसकी बहस होने लगी। वो कहता है अगर कंसिडरेशन फॉर सप्लाई इज फुली और पार्टली इन काइंड, अच्छा अगर तो आपने चीज बेची तो जो कीमत थी उस पर सेल्स टैक्स लग जाएगा, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन आपने जो पैसे वसूल किए वो कुछ रुपीस थे और कुछ उसके अलावा इन काइंड थी। आपने मिसाल के तौर पे आपने सर्फ बेचा और उसके अगेंस्ट 50,000 रुपये भी वसूल किए और 25,000 रुपये का हैंड वॉश भी वसूल किए। तो सवाल ये कि सर्फ कितने का बेचा? सर वो कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ द सप्लाई। वो जो हैंड वॉश आपने, वो जो आपने सर्फ बेचा है उसकी जो मार्केट वैल्यू थी समझा जाएगा उतने का सर्फ बेचा और उस पर सेल्स टैक्स लगेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आया? अगर आपने सिर्फ 75,000 का बेचा फिर तो बहस ही नहीं है, फिर तो 75,000 पे सेल्स टैक्स देगा। अगर आपने सिर्फ बेचा और उसके बदले कुछ पैसे लिए और कुछ इन काइंड लिया तो क्या समझा जाएगा? कितने का सर्फ बेचा? जितने की सर्फ की ओपन मार्केट वैल्यू यानी फेयर मार्केट वैल्यू। अगर सप्लायर और रिसिपिएंट आपस में दोस्त हैं, अगर सप्लायर और रिसिपिएंट आपस में एसोसिएट हैं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? वो कहता है अगर सप्लायर और रिसिपिएंट एसोसिएट हैं और सप्लाई जो की गई है उसके बदले कोई पैसे नहीं लिए गए या कम पैसे लिए गए हैं तो किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा? मार्केट वैल्यू पे टैक्स लगेगा। वसूल करने वाला, सप्लायर अदा करने वाला, रिसिपिएंट वसूल करने वाला। अगर टैक्सेबल सप्लाईज आर मेड टू जनरल, अगर किस्तों पर चीजें दी गई हैं, किस्तों पर चीजें दी गई। अब आमतौर पे क्या होता है सर जी, 100 रुपए की चीज है, किस्तों पर मिलती है 120 रुपए की, तो सेल्स टैक्स किस वैल्यू पर लगेगा? 100 पर या 120 पर? 100 रुपए पर। जिस दिन वो चीज किस्तों पर दी गई उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। किस्तों पर तो ज्यादा कीमत होती है ना, वो नहीं कंसिडर होगी। अगली बात, इन केस ट्रेड डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड, अगर ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया था, अगर ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया था तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? भाईजान आप मेरे पास आए, मुझे कहने लगे जी कितने की आइटम है, मैंने कहा जी ये 200 रुपए की आइटम है, भाई रियायत करो, मैं कहा चलो 180। अब टैक्स 200 पे लगेगा या 180 पे लगेगा? 180। वो कहते हैं दो शर्तें हैं, वो देखो। शर्त नंबर 1, क्या ये डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट? जब खरीद रहे थे तब डिस्काउंट हुआ है या जब उधार पे लिया था और उधार अदा करने, जल्दी उधार अदा करने पर डिस्काउंट हुआ है? वो कहता है अगर ट्रेड डिस्काउंट हो तो माइनस होगा, अगर कैश डिस्काउंट हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस नहीं होगा। आपने कहा नहीं भैया ट्रेड डिस्काउंट है, तो उसने कहा अगली बात देखो कि ये वाला डिस्काउंट इनवॉइस पर शो हो रहा है या जुबानी बात की है? इनवॉइस पर शो हो रहा है तो माइनस होगा वरना माइनस नहीं होगा। आपने कहा भाई इनवॉइस पर शो हो रहा है, तो उसने कहा तीसरी बात एक और देखो, और वो तीसरी बात ये है कि ये जो डिस्काउंट दिया जा रहा है ये आम तौर पे दिया जाता है या आपको खास डिस्काउंट मिला? मार्केट में सब लोग ही 25% डिस्काउंट दे देते हैं, आपने भी दे दिया, तो इसको कहते हैं नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस या बिजनेस प्रैक्टिस या नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिला है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंट मिला है, तो फिर ये वाली वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये वाली डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई को कम नहीं करेगा। सर इसका मतलब है अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो क्या बात देखनी है?
सर ट्रेड है तो इनवॉइस पर शो हो रहा है और एज पर द नॉर्म्स ऑफ मार्केट है तो माइनस होगा, और अगर कैश है सोच इनवॉइस पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा, फर्क आमतौर पे कैश डिस्काउंट इनवॉइस पर शो होता ही नहीं, ठीक हो गया, तो भाई वो तो माइनस नहीं होता। यानी अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस होगा और बकिया वैल्यू पर 18% टैक्स लगेगा, और अगर कैश डिस्काउंट है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस ही नहीं। डिस्काउंट की बात समझ आई? आगे चलते हैं। अगली बात है, अगर ट्रांजैक्शन स्पेशल नेचर की है और बड़ा डिफिकल्ट है डिटरमिन करना कि वैल्यू सप्लाई क्या है, तो वैल्यू सप्लाई क्या होगी? ओपन मार्केट प्राइस। ओपन मार्केट प्राइस। सर अगर इंपोर्टेड गुड्स हैं, गुड्स कौन सी हैं? इंपोर्टेड गुड्स, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? इसका जवाब है, अगर गुड्स इंपोर्टेड है तो वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू डिटरमिन्ड अंडर कस्टम एक्ट इंक्लूडिंग ड्यूटी एंड एफईडी चार्ज ऑन इट। सर अगर इंपोर्टेड गुड्स हैं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी द वैल्यू डिटरमिन्ड अंडर कस्टम एक्ट इंक्लूडिंग ड्यूटी एंड एफईडी चार्ज ऑन इट। सर याद रखिएगा, जब आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं ना, तो इंपोर्ट स्टेज पर कस्टम ड्यूटी वाले बैठे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये कितने की होगी, और उस वैल्यू पर कस्टम ड्यूटी भी लगती है और फिर सेल्स टैक्स भी लगता है। सर समझ आ रही है? तो वो कहता है इंपोर्ट की है, वैल्यू जो कस्टम ड्यूटी वाले कैलकुलेट करें उस वैल्यू पर। सर जी गौर देखना, कस्टम ड्यूटी वालों ने पता क्या वैल्यू निकाली? कस्टम वालों ने कहा इसकी वैल्यू है 100 रुपये, उस पर लगेगी कस्टम ड्यूटी 10 रुपये, उस पर लगेगी एफईडी 8 रुपये, तो सर ये 118 रुपये की जो वैल्यू होगी इस पर सेल्स टैक्स लगेगा। पॉइंट समझ आया? सेल्स टैक्स किस वैल्यू पर लगेगा? अगर गुड्स इंपोर्ट हो रही है तो सेल्स टैक्स इस तरह से कैलकुलेट होगा। If there are sufficient reasons to believe that the value of supply has not been correctly declared, अगर कमिश्नर को अंदाजा हो रहा है कोई 2 नंबरी हो रही है, वैल्यू सही तरह डिक्लेयर नहीं की जा रही, तो वो कौन सी वैल्यू लेगा? वो कहेगा हम एक कमेटी बना देते हैं, उसका नाम होता है वैल्यूएशन कमेटी। वैल्यूएशन कमेटी वाले डिटरमिन करेंगे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। कौन डिटरमिन करेंगे? वैल्यूएशन कमेटी वाले। वैल्यूएशन कमेटी में होगा कौन? एक कारोबारी बंदा, एक टैक्स का बंदा। सर कौन होंगे? एक कारोबारी बंदे और टैक्स के बंदे, ये वैल्यू डिटरमिन करेंगे। अगर गुड्स अदर देन टैक्सेबल गुड्स है, अगर गुड्स अदर देन टैक्सेबल गुड्स है, ये सप्लाई की गई है रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोसेसिंग के लिए, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? सर जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो ओपन मार्केट वैल्यू। अगर बिजली की सप्लाई की गई है सर, उस पर भी सेल्स टैक्स लगता है। हाँ जी, बिजली के बिल पर कभी देखिएगा, अगर वापडा ने बिजली सप्लाई की है तो सेल्स टैक्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कितने परसेंट? 18%। किस अमाउंट पर? एनर्जी चार्जेस, एनर्जी चार्जेस। और अगर कोई सब्सिडी दी गई तो वो वैल्यू ऑफ सब्सिडी शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सब्सिडी वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल नहीं। यानी जब आपने 18% निकालना होगा तो सब्सिडी वाली अमाउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट निकलेगी उसका 18% नहीं। सर
अगर यूज व्हीकल है तो इस पे सेल्स टैक्स लगेगा, हाँ जी लगेगा। किस वैल्यू पर? वैल्यू एडिशन पर। क्या मतलब? आपने गाड़ी खरीदी 8.5 लाख की, बेच दी 9 लाख की, कितने का फायदा हो गया? 50। सर इस पर टैक्स लगेगा, इस पर 18% टैक्स लगेगा। अगर टैक्सेबल सप्लाई है और उस पर रिटेल टैक्स भी लगना है। सर ये रिटेल टैक्स क्या होता है? जो रिटेलर एंड कंज्यूमर को चार्ज करता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि एक्स एंड बेक्स पे जाएं या मेट्रो पे, मैक्रो पे, बड़े स्टोर पर, रेनबो पे, यूरो पे, किसी भी स्टोर पर चले जाएं तो 100 रुपए का बिल बनता है। आपका जो बिल बनता है एक्चुअल वो 101 बनता है। 100 रुपए के ऊपर 1 रुपए क्या होता है? रिटेल टैक्स होता है। हाँ जी रिटेल। अच्छा, सेल्स टैक्स की खास बात यह है कि कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सारी चीजें सेल्स टैक्स से पहले लगती हैं और फिर अमाउंट जमा करके सेल्स टैक्स लगाते हैं। लेकिन ये वाहिद रिटेल टैक्स है जो सेल्स टैक्स के भी बाद लगता है। रिटेल टैक्स जो है वो सेल्स टैक्स के भी बाद लगता है। सर अगर आपने बिजली वापडा से खरीदी, एनर्जी चार्जेस पर टैक्स लगेगा। अगर आपने बिजली वापडा से ना खरीदी बल्कि इलेक्ट्रिक पावर एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन किसी और इलेक्ट्रिक या गैस कंपनी से खरीद ली तो बिल की अमाउंट पर सेल्स टैक्स लगेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? बिल की अमाउंट पर सेल्स टैक्स लगेगा। हाँ अलबत्ता लेट पेमेंट करने की वजह से जो लेट पेमेंट सरचार्ज है उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगता। लेट पेमेंट सरचार्ज पर सेल्स टैक्स नहीं लगता। यानी वापडा से लेंगे तो एनर्जी चार्जेस पर सेल्स टैक्स लगेगा। दूसरे किसी गैस या इलेक्ट्रिक कंपनी से लेंगे तो बिल की अमाउंट पे सेल्स टैक्स लगेगा। जी अगली बात, अगर आपने गुड्स इंपोर्ट की हैं, सेम टाइम की गुड्स हैं, सेम टाइप की गुड्स हैं, डिफरेंट क्लासेस के लिए और डिफरेंट वैल्यू के लिए गुड्स हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिक्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और फिक्स डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट क्लासेस। फिक्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और फिक्स डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट क्लासेस। The value at which the import or supply is made is higher than fixed by board. Value of the good shall be the value at which the import or supply is made. सर अगर सेम टाइप ऑफ गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स जो हैं वो डिफरेंट क्लासेस के लिए हैं तो हर क्लास के लिए वैल्यू को फिक्स किया जाएगा। और अगर वैल्यू जिस पर गुड्स इंपोर्ट की गई हैं वो ज्यादा है उस वैल्यू से जो वैल्यू फिक्स बाय बोर्ड है। अच्छा बोर्ड ने फिक्स कर दी वैल्यू, लेकिन आपने जो गुड्स इंपोर्ट की वो ज्यादा वैल्यू पे की तो टैक्स किस वैल्यू पर लगेगा? हायर पर। यानी देखें बोर्ड ने एक वैल्यू फिक्स कर दी है लेकिन आपने जो गुड्स इंपोर्ट किए वो ज्यादा वैल्यू पे किए तो टैक्स किस पर लगेगा? ज्यादा वैल्यू पर, जो हायर होगी उस पर लगेगा। सर ओपन मार्केट प्राइस, अभी बार बार आपने पढ़ा ना ओपन मार्केट प्राइस, बार बार आपने पढ़ा ना ओपन मार्केट प्राइस, इसने उसको डिफाइन किया। वो प्राइस जिस पर वो चीज या सिमिलर चीज मार्केट से मिल जाए उसे ओपन मार्केट प्राइस कहते हैं। वो प्राइस जिस पर वो चीज या सिमिलर चीज ओपन मार्केट से मिल जाए। सिमिलर सप्लाई means any other supply of goods which closely or substantially resembles the characteristics, quantity, components and material of goods. सर सिमिलर सप्लाई है ना, ऊपर अभी डेफिनेशन में पढ़ा, सेम चीज या सिमिलर चीज। सिमिलर से क्या मुराद है?
जो कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटी, कंपोनेंट्स और मटेरियल में रिजेंबल करता हो। कपड़ा है, सेम क्वालिटी का, सेम, अगर कपड़े की बात हम करें तो मिसाल के तौर पे सेम क्वालिटी का कपड़ा हो, सेम टाइप का कपड़ा हो, सेम टाइप की डाइंग हो, सेम टाइप की कढ़ाई हो, यानी कैरेक्टरिस्टिक, क्वांटिटी, कंपोनेंट और मटेरियल में रिजेंबल करता हो तो उसे सिमिलर सप्लाई समझा जाएगा। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स क्या है? प्रोविंशियल सेल्स टैक्स means tax levied under the provincial law or laws relating to Islamabad capital territory declared by the federal government to be provincial sales tax for the purpose of income tax। provincial sales tax क्या है सर जी? असल में जो हम सेल्स टैक्स पढ़ रहे हैं ये फेडरल टैक्स है। फेडरल यानी विफाक का टैक्स जो पूरे पाकिस्तान पे लगता है। अगर प्रोविंशियल टैक्स की बात करें तो सर वो तो सिंध में हो रहा है और पंजाब में हो रहा है, टैप पेपर तो सेम आना है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर्विसेज पर जो सेल्स टैक्स होता है वो प्रोविंशियल होता है, इसीलिए वो हमारे स्कोप में नहीं है। हमारे स्कोप में सिर्फ गुड्स पर सेल्स टैक्स है जो कि क्या होता है? फेडरेशन क्या होता है, तो पूरे पाकिस्तान पर सेम होता है, तो इसीलिए ही फेडरेशन वाला टैक्स हम पढ़ते हैं। चूँकि कराची का और लाहौर का पेपर तो सेम आना है जबकि सूबे दो अलग-अलग है। सर ये तीनों एग्जांपल्स अभी करनी है, शुरू हो जाए। हमने ये बात आपको बताई हुई कि आपके साथ एक रजिस्टर होना चाहिए जो टैक्स का एक्सक्लूसिव हो। ज़रा ये करना शुरू करें। E 1.1, 1.2, 1.3 5 मिनट आपके पास सजी 1.1 वकार लिमिटेड हैज सप्लाइड 2000 टन ऑफ स्टील टू जोहेब लिमिटेड। मार्केट प्राइस कितनी थी? 2.8 मिलियन। फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से जोहेब लिमिटेड ने रिक्वेस्ट किया कि सेटल कर दे प्राइस को, ट्रांसफरिंग अ पोर्शन ऑफ बिल्डिंग। अब वो क्या दे रहा है उसके बदले में? बिल्डिंग दे रहा है जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 2.5 मिलियन, और उसके साथ पे कर रहा है 75,000 रुपये। तो सर सेल्स टैक्स किस वैल्यू पर लगेगा? फेयर मार्केट वैल्यू पे, ओपन मार्केट वैल्यू पर। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सिंपल। आतिफ सन started his business in July 2025 in order to assist him. Asif supplied him the goods at a discounted price। कितनी? 2.5। डिस्काउंट कितना अलाउ किया है? 18%। नॉर्मली कितना अलाउ होता था? 8%। अब बताएं क्या वैल्यू, करेक्ट वैल्यू सप्लाई होगी? सर जी 25 लाख रुपए की आइटम सप्लाई की है 18% डिस्काउंट देने के बाद। डिस्काउंट कितना देना चाहिए था? दे कितना दिया? अब क्या करूं? अब मेरी बात सुनना जरा, यानी इस अमाउंट में से 18% कम हो चुका है, यानी ये असल में 0.82% है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? और इस रकम में से 25 लाख में से 18% कम हो चुका हुआ है ना, डिस्काउंटेड प्राइस है, तो मैं इसको वापस लेके आ रहा हूं। असल कीमत क्या है उसके ऊपर। जब मैं असल कीमत पे पहुंचूंगा तो फिर क्या करूंगा? उसमें से 8% डिस्काउंट दे दूंगा जो नॉर्मल है, और उस वैल्यू पर फिर सेल्स टैक्स लेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जी सर। अब ये करके क्या करूंगा? मैं 8% डिस्काउंट दे दूंगा, यानी मैं 0.08 से डिस्काउंट निकलेगा, मैं 0.92 करूंगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। 2804 जीरो नहीं आना भाई। यार समझ आ गया? लंबे तरीके से करना है। ये लो फिर
आप अगर तो मतलब मैथ्स थोड़ी सी भी समझते हैं तो बात बन गई है। अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मैं इसको तब्दील कर देता हूं, ये लो भाई, वैल्यू बताएं इसकी। ओहो जी, वैल्यू बताइएगा। 3048,780, ये असल में वैल्यू, ये असल में टोटल वैल्यू थी। ये मैंने जितना डिस्काउंट पहले दिया हुआ था उसको रिवर्स कर दिया। अब डिस्काउंट 8% के हिसाब से निकाल लो। 3048,780 का 8% ले लो जी भाई। 243,902, ये लेस कर दो, ये डिस्काउंटेड वैल्यू आ जाएगी या वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। जी बताइएगा। और मुश्किल तो नहीं लग रहा? मैंने आपको, जो लोग जरा घबरा रहे थे कि ये 0.92 और 0.8 क्या कर दिए, मैंने उनकी भी तसल्ली कर दी, ऐसे कर दो। लेकिन सीधा सीधा 8% माइनस करके 0.92 बनता था, वो भी कर सकते थे सर। ये सेकंड पॉइंट समझ गए। पॉइंट नंबर सी देखिएगा। उसामा हैज सप्लाइड 200 केजीज ऑफ मटेरियल। थर्ड स्केजुअल वाला, अच्छा थर्ड स्केजुअल की बात आगे आनी है। बस इतना बता दूं कि थर्ड स्केजुअल आइटम एक ऐसे आइटम होते हैं जिसपे रिटेल प्राइस पे टैक्स लगता है। वो आपको जितना भी कि हमने जितने का भी बेचा, टैक्स किस वैल्यू पे लगेगा? थर्ड स्केजुअल आइटम। होलसेल प्राइस थी 500, रिटेल प्राइस थी 900, किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा? 900 मल्टीप्लाई बाय 200 केजी करेंगे, 1,80,000, इसका 18% लगेगा, यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,80,000 होगी। डन सर जी। आओ जरा 1.2 की तरफ। सप्लाई की डेफिनेशन बड़ी अच्छी इस्तेमाल हो रही है। मिस्टर आसिम ने ये सारी ट्रांजैक्शन की, सेल ऑफ कार की, क्या ये सप्लाई है? यस। कार पुट टू पर्सनल यूज की, क्या ये सप्लाई है? कार गिवन इन चैरिटी की, क्या ये सप्लाई है? किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देना विद द राइट टू डिस्पोज, सर ये सप्लाई है। कार शिफ्टेड फ्रॉम फैक्ट्री फॉर यूज इन एडमिन, सप्लाई है सर जी, ये सप्लाई है। परचेज ऑफ गुड्स, तो ये तो आपने खरीदा है ना, सेल तो नहीं किया। ये सारी चीजें सप्लाई है, ये परचेज है। अगर ये सारी, वो कहता है आउटपुट टैक्स निकालो, वो कहता है सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। आउटपुट टैक्स कितना हुआ? 6 प्लस 0.8 प्लस 1.6 प्लस 1.6 जी 10 का 18%। आउटपुट टैक्स कितना बना? 1.8। इनपुट टैक्स कितना हुआ? 4 का 18% जी कितना सर जी? 0.72। सर जी सेल्स टैक्स पेबल कितना आया? 1.08। ओ भाई मुश्किल तो नहीं लग रहा? मैंने सर ये जीरो, सारे जीरो से जान बचा ली है, रुपीज इन मिलियंस कर दिया है, तो समझ आ रही है? आउटपुट निकाला, आउटपुट में से इनपुट निकाले, सेल्स टैक्स पेबल होता है, यही उसने मांगा था। और मुश्किल तो नहीं लग रहा? जी सर। फेयर मार्केट वैल्यू पर समझा जाएगा ट्रांसफर हुई है सेल्स टैक्स पर्पस से। फेयर मार्केट वैल्यू 2.8 मिलियन है। जो नीचे हमने ट्रांसफर किया ये वाला, ये 2.5 ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग जी।
मतलब हम इन काइंड पे ट्रांसफर करते हैं और इसकी वैल्यू ये 2.8 से ज़्यादा बन जाए तो भी फेयर मार्केट वैल्यू लेते, तब भी 2 फेयर मार्केट वैल्यू लेते। वो कह रहा है अगर आपने जो चीजें दी हैं उसकी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टील से ज्यादा है तो क्या होगा, तो भी फेयर मार्केट वैल्यू ही लेंगे। समझ गए जी सर। तो चैरिटी वाले केस में वो NPV वाला नहीं देखता ना कि किसी रजिस्टर को दिया है। सर आप अपने एंड से देख रहे हैं, मैंने दे दिया सप्लाई, वो जो भी सोच रहे हैं अल्लाह ताला उसको खुश रखे। हम तो ये देख रहे हैं हमने दे दिया, ट्रांसफर हो गया, राइट ऑफ ओनरशिप दे दिया, खत्म होगी बात, मेरे एंड से सप्लाई होगी, सप्लाई होगी, आउटपुट टैक्स चार्ज कर दें। जी सर। क्यों नहीं लगेगा, ये लगा नहीं है, आपने इनपुट क्लेम नहीं किया सर। ये आप परचेज करते हैं तो उस पर जो टैक्स पे करते हैं उसका इनपुट क्लेम करते हैं, पढ़ाया हुआ है ना सर, वो अप्लाई किया सर आपके सामने। जी सर। लेकिन सर परचेज ऑफ गुड्स आपने कहा था कि परचेज ऑफ गुड्स ये आपने पे किया है, इन सारे केसेस में आपने अदा करना है, वो सप्लाई है। वो सर आपने मतलब इसका तो ये नहीं है ना कि आपने कहा था कि होना चाहिए, आपने खरीदा फिर आपने बेचा भी है, फिर आप रिफंड करते हैं। तो सर ये खरीदा है और ये बेचा है। सर जी आपने जो गुड्स खरीदी सारी गाड़ियां बेच रहे हैं तो गुड्स भी गाड़ी के हवाले से ही होगी ना सर। मिस्टर आतिफ ने डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया, अब मैंने क्या करना है, डी रजिस्टर हो जाना है। उसके बाद 30,000 का स्टॉक पड़ा था, आपने क्या पढ़ा, अगर कोई बंदा डी रजिस्टर हो जाए तो अनसोल्ड स्टॉक क्या समझा जाएगा, सप्लाई समझा जाएगा। बैठे बैठे क्या हो जाएगा सर, उसकी कॉस्ट जो स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ था उसकी कॉस्ट 30,000 थी, सेल प्राइस 50,000 थी, किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा सर, 50,000 का था, वो डी रजिस्टर हुआ है उस पर टैक्स लग गया। तो सर समझ आ रहा है कितना टैक्स लग गया है, 18% कितना बनता है, 50,000 का 18%। डन हो गया सर जी। सर सप्लाई क्या है पढ़ा दिया, सप्लाई किस वैल्यू पर लेनी है पढ़ा दिया। अगला पॉइंट, सप्लाई कब हुई है, ये तीसरी बात है, टाइम ऑफ सप्लाई। सर ये तीनों बातें न्यूमेरिकली सुपर इंपॉर्टेंट है, मैं यकीन करेंगे पढ़ रहा हूं और दिमाग में पास पेपर ही आता जा रहा है, ये वाला इसमें भी टेस्ट हुआ है, इसमें भी टेस्ट हुआ है। सर टाइम ऑफ सप्लाई कब समझा जाएगा सप्लाई हो गई है, चूंकि जब सप्लाई होगी तब ही सेल्स टैक्स चार्ज होगा। सप्लाई का मतलब की है, सेल्स टैक्स चार्ज होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई किस अमाउंट पे सेल्स टैक्स चार्ज होगा, टाइम ऑफ सप्लाई कब सेल्स टैक्स चार्ज होगा। यार यही पढ़ रहे हो ना, आओ ना सर पढ़ते हैं। अगर आपने गुड सप्लाई की अदर देन हायर परचेज तो क्या समझा जाएगा, कब सेल्स टैक्स चार्ज होगा, कब सप्लाई हो गई कब सेल्स टैक्स चार्ज होगा। वो कहता है जब आपने गुड्स डिलीवर की समझा जाएगा सप्लाई हो गई, जब मेड अवेलेबल हुई समझा जाएगा सप्लाई हो गई है, जब पेमेंट वसूल की समझा जाएगा सप्लाई होगी, विच एवर इज अर्लियर। तीन बातें हैं, बात नंबर 1 जब गुड्स डिलीवर की, बात नंबर 2 जब अवेलेबल हो गई, बात नंबर 3 जब पेमेंट आ गई, विच एवर इज। और अगर हायर परचेज है तो जब एग्रीमेंट किया समझा जाएगा सप्लाई होगी। और जो सर्विसेज हैं जिस वक्त सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई समझा जाएगा सप्लाई हो गई। 1 2 3। सर जी एक बात दिमाग में चल रही, पहले वो बता दूं भूल ना जाऊं। सर जी आपने भी गुड्स सप्लाई नहीं किया, आपने एक बंदे से एग्रीमेंट किया मैं तुम्हें 26 टन सरिया भिजवा दूंगा,
उसने आपको एडवांस भेज दिया 50 लाख रुपए का, सर क्या सप्लाई हो गई है? यस सर। Yes. जब आपने पैसे वसूल कर लिए समझा जाएगा सप्लाई। जब एक्चुअल में सरिया सप्लाई किया तब भी सप्लाई हो गई है। जब आपने फोन करके कहा भाईजान आपका माल रेडी है उठा लो, समझा जाएगा सप्लाई हो गई है। जब आपने एडवांस वसूल किया समझा जाएगा सप्लाई हो गई है। तीनों में से विच एवर इज। सर इन केस ऑफ पार्ट पेमेंट, अगर पेमेंट आधी आधी कर रहे हैं, अगर पेमेंट आधी आधी कर रहे हैं तो क्या समझा जाएगा कब सप्लाई हुई है? केस नंबर 1, अगर पेमेंट आधी आधी कर रहे हैं और जो चीज है जो सप्लाई है वो टैक्सेबल गुड्स की है, तो जब गुड्स सप्लाई होंगी, जब गुड्स डिलीवर होंगी, समझा जाएगा सप्लाई हो गई है। यानी आधी पेमेंट की फरवरी में और आधी पेमेंट की मार्च में। फरवरी में भी गुड्स टैक्सेबल थी, मार्च में भी गुड्स टैक्सेबल थी, तो जितनी गुड्स फरवरी में सप्लाई हुई उतनी सप्लाई फरवरी में समझी जाएगी, जितनी गुड्स मार्च में सप्लाई हुई उतनी सप्लाई मार्च में समझी जाएगी, या जितनी पेमेंट फरवरी में आई उतनी सप्लाई फरवरी में समझी जाएगी, जितनी पेमेंट मार्च में आई उतनी सप्लाई मार्च में समझी जाएगी। यानी टैक्सेबल सप्लाईज के वजह से तो मसला नहीं है, जब सप्लाई की गई समझा जाएगा तब सप्लाई हुई है और उस पीरियड में सेल्स टैक्स चार्ज होगा। काम की बात अगली है। फरवरी के महीने में एक आइटम एग्जेम्प्ट थी और मार्च के महीने में वो टैक्सेबल हो गई। कुछ पेमेंट फरवरी में की, कुछ पेमेंट मार्च में की, क्या समझा जाएगा सप्लाई कब हुई? वो कहता है सारी सप्लाई समझा जाएगा तब हुई है जब एग्जेम्पशन विथड्रॉ कर ली गई है, यानी जब वो चीज टैक्सेबल हो गई है। वो कहता है अगर एक आइटम एग्जेम्प्ट थी और वो अगले पीरियड में टैक्सेबल हो गई जिसकी पार्ट पेमेंट कर रहे थे, तो समझा जाएगा सारी की सारी सप्लाई किस महीने में हुई है? मार्च के महीने में हुई है। यानी सारी की सारी सप्लाई उस महीने में हुई है जिस महीने में एग्जेम्पशन को क्या कर दिया गया है? एग्जेम्पशन खत्म कर दी गई है। अब कितनी ज्यादती है? फरवरी के महीने में एग्जाम थी, मार्च के महीने में टैक्सेबल थी, आधी पेमेंट फरवरी में की, आधी पेमेंट मार्च में की, लेकिन वो कहता है अगर फरवरी के महीने में आइटम एग्जाम थी, मार्च के महीने में टैक्सेबल थी, तो समझा जाएगा कि सारी सप्लाई मार्च के महीने में हुई है और पूरी चीज पर टैक्स लगेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जिस महीने में एग्जेम्पशन विड्रॉ की गई है समझा जाएगा उस महीने में सप्लाई। मुश्किल तो नहीं लग रहा भैया? मुश्किल तो नहीं लग रहा सर? नॉर्मल सेल्स टैक्स रेट। सर जी अगर मैंने यहां तक ये सारी बात कर ली आपके साथ तो बस अब एक छोटी सी बात है, रेपिटेशन ही है, कल मैं पढ़ा चुका हूं, वो करूंगा और आज की बात खत्म। यहां तक आपको मैंने करा दिया सप्लायर्स की सारी बात, कुछ जीरो रेटेड और एग्जाम सप्लायर्स के बारे में बात पढ़ा दूं। यूनिट नंबर 5, पेज नंबर किताब का है 405 नंबर सफा। सर जीरो रेटेड क्या होता है? पढ़ा हुआ है, जीरो रेटेड आइटम वो आइटम है जिसपे आउटपुट 0% लगता है, इनपुट आप क्लेम कर सकते हैं, यानी रिफंड होता है। कौन सी आइटम जीरो रेटेड है? मैंने आपको कहा था एक्सपोर्ट। उसके अलावा भी है, हाँ जी भाई, पूरा स्केड्यूल है। कौन सा स्केड्यूल? 5th स्केड्यूल। उसका एक्सट्रैक्ट इन्होंने निकाला है। वो कहता है कौन कौन सी आइटम है इन पर 0% टैक्स लेगा, जो एक्सपोर्ट हुई है उन पर 0% टैक्स लेगा, या जो 5th स्केड्यूल की आइटम्स है उन पर 0% टैक्स लगेगा। अगली बात सुनो, अगर आप किसी ऐसी कन्वेंस में सप्लाई कर रहे हैं जो प्रोसीडिंग आउटसाइड पाकिस्तान है,
आप ऐसी कन्वेंस को सप्लाई कर रहे हैं जो प्रोसीडिंग आउटसाइड पाकिस्तान है। आपने ईटेबल सप्लाई किए ऐसे हवाई जहाज में जो ओस्लो जा रहा था, जो इंग्लैंड जा रहा था, जो अमेरिका जा रहा था। तो ऐसी कन्वेंस को अगर आप कोई चीज सप्लाई कर रहे हैं जो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है तो वो भी जीरो रेटेड समझा जाएगा। सप्लाई ऑफ स्टोर एंड प्रोविजन ऑफ कंजम्पशन अब्रॉड, अ कन्वेंस प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान। बहरी जहाज भी हो सकता है, हवाई जहाज भी हो सकता है। इवन अगर वो कह दें फॉर एग्जांपल एक बस है जो तुर्की जा रही है लाहौर से, उसमें जो चीज सप्लाई की जाए उसकी बात भी की जा सकती है। गुड्स एज फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई व्हेनेवर सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट टू। हाँ, अगर फेडरल गवर्नमेंट किसी हादसाती वजह से किसी मुल्क की सिक्योरिटी की खातिर या मुल्क में कोई सैलाब आ गया, कोई जल्जला आ गया, कोई तूफान आ गया, कोई मजबूरी आ गई, कोई परेशानी आ गई, उसको देखते हुए किसी चीज के बारे में कह दे कि ये जीरो रेटेड है तो वो जीरो रेटेड हो। ये सारी चीजें जीरो रेटेड। अब अगली बात है, हाँ कौन सी चीजें जीरो रेटेड नहीं है। आपने लाहौर से कपड़ा चाइना भेजा ताकि कढ़ाई होके वापस आ जाए, यानी एक्सपोर्ट किया विद द इंटेंशन टू री इंपोर्ट, तो ये जीरो रेटेड नहीं है। आपको ऑर्डर आ गया था ग्लव्स का, आपने वो ऑर्डर बनवा लिया, तैयार कर लिया, उनको सैंपल भेजा, वो कैंसिल हो गया ऑर्डर। अब आप लोकल मार्केट में सेल कर रहे हैं तो क्या ये जीरो रेटेड होगा? सर नहीं, बनाया तो जीरो रेट की नीयत से था, लेकिन एक्सपोर्ट की नीयत से था, लेकिन अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो वो जीरो रेटेड नहीं होगा। अगर किसी ऐसे मुल्क को एक्सपोर्ट किया जाए जिसको फेडरल गवर्नमेंट नहीं मानती, हैज बीन एक्सपोर्टेड टू कंट्री स्पेसिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, तो वो भी मिसाल के तौर पे ईरान और अफगानिस्तान, इनको लैंड रूट से कोई चीज एक्सपोर्ट की जाए तो वो जीरो रेटेड नहीं माना जाता। सर फेडरल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है। अभी तो सुकून है ना, आउटपुट 0%, इनपुट रीफंड। वो कहता है फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो इनपुट है उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है कि भाई 60% इनपुट क्लेम करेंगे या 80% करेंगे, या अगर लिमिट करना चाहे तो लिमिट कर सकती है। फेडरल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स एक्चुअली पेड एंड क्लेम बाय द पर्सन। सर फिफ्थ स्केड्यूल में क्या क्या लिखा हुआ है? आपके जहन में होगा ना कि फिफ्थ स्केड्यूल में कौन कौन सी चीजें लिखी हुई, उसका एक एक्सट्रैक्ट आपके सामने आ गया है। वो कहता है डिप्लोमेट, डिप्लोमेटिक मिशन और प्रिविलेज पर्सन को जो चीजें सप्लाई की जाए वो जीरो रेटेड में आती हैं। एयरपोर्ट में ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं, उनको जो चीज सप्लाई की जाए वो जीरो रेटेड में आती है। सर पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सियालकोट में एक जोन है जहां पर सारा खेलों का सामान बन के एक्सपोर्ट होता है, उसको कहा जाता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अगर आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कोई चीज सप्लाई करेंगे ताकि उस पर फर्दर प्रोसेस होके वो एक्सपोर्ट हो जाए तो वो जीरो रेटेड। आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कोई मशीन सेल करेंगे ताकि उससे प्रोडक्शन और वो चीज एक्सपोर्ट हो जाए तो वो जीरो रेटेड होगी। तो भाई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में रॉ मटेरियल कंपोनेंट और गुड सप्लाई करना ताकि वो फर्दर मैन्युफैक्चर होके एक्सपोर्ट हो जाए तो वो जीरो रेटेड है। सर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कोई प्लांट एंड मशीनरी भेजना ताकि उससे प्रोडक्शन हो और वो एक्सपोर्ट हो, वो भी जीरो रेटेड है। सर पास पेपर में एक सवाल आया हुआ है, उसने कहा आपने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में रिटेलर को चीजें बेची तो ये क्या जीरो रेटेड है? नो। सर वो वाली चीजें जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में बेची ताकि वो प्रोसेस होके एक्सपोर्ट हो वो जीरो रेटेड है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? और वो वाली चीजें जो आपने किस लिए बेची, वो वाली चीजें जो आपने रिटेलर को बेची हैं कि वो सियालकोट में ही खाई पी गई हैं तो वो तो जीरो रेटेड नहीं हो। सर आपने आम एक्सपोर्ट किया, अच्छा आम क्या है? एग्रीकल्चर आइटम एग्जेम्प्ट है,
लेकिन अगर आपने इसको एक्सपोर्ट कर दिया तो वो भी जीरो रेटेड होगा। आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो वो भी जीरो रेटेड होगा। सर 5.1, 5.2, 5.3 जल्दी से पढ़ें, फिर मैं आगे चलता हूं। अब हम बात करने लगे हैं एग्जाम्ड गुड्स की। रिकॉर्डिंग हो रही है? सर जी एग्जाम्ड गुड्स एग्जाम्ड फ्रॉम सेल्स टैक्स। सर जी एड्रेस जीरो रेटेड का कौन सा है? कौन सा स्केड्यूल है जीरो रेटेड का? फिफ्थ। एग्जाम्ड का कौन सा है? सिक्स स्केड्यूल है। एग्जाम्ड होता क्या है? ना आउटपुट ना इनपुट। अच्छा जी, फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है इमीडिएट एक्शन लेते हुए नेशनल सिक्योरिटी या डिजास्टर या नेशनल फूड सिक्योरिटी के हवाले से कि किस चीज को एग्जाम्प्ट करना है। ये वाली लाइन कभी पहले पढ़ी है? अभी थोड़ी देर पहले ये जो लाइन आपने पढ़ी थी, एग्जैक्टली यही लाइन रिपीट हो रही है। यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी आइटम को एग्जाम्प्ट कर दे, फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी आइटम को जीरो रेटेड कर दे। ये वो वाली बात लिखी है। सर जी अगर किसी आइटम को आपने एग्जाम्प्ट करना है तो आपको नेशनल असेंबली के सामने पेश करना पड़ता है कि फला आइटम को हमने एग्जाम्प्ट कर दिया है। कौन कौन से आइटम्स एग्जाम्प्ट हैं? एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, कुरान पाक। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट में फर्क क्या है? जीरो रेटेड में आउटपुट जीरो, इनपुट क्लेम करेंगे, हमेशा रिफंड निकलेगा। एग्जाम्प्ट के अंदर ना आउटपुट ना इनपुट। भाई यस और नो? जीरो रेटेड के अंदर फिफ्थ स्केड्यूल है, एग्जाम्प्ट के अंदर सिक्स स्केड्यूल है। यस और नो? इनवॉइस की रिक्वायरमेंट की बात करने लगा हूं। जीरो रेटिंग में इनवॉइस लाजमी इशू होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम केस में इनवॉइस की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन, जीरो रेटेड में रजिस्ट्रेशन होनी जरूरी है, लेकिन एग्जाम जिस बंदे की जो आइटम्स हैं वही सारी टैक्सेबल नहीं है, तो फिर उसने रजिस्टर होके क्या करना है? तो भाई जो एग्जाम्ड सप्लायर है उसके लिए रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। सर जीरो रेटेड में रिफंडेबल मिलता है, लेकिन एग्जाम्ड के अंदर तो ना इनपुट ना आउटपुट, कोई लेना देना ही नहीं है। तो सर ये डिफरेंसेस हैं। टैक्सेबल सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स जो कौन करे? इंपोर्टर करे, मैन्युफैक्चरर करे, होलसेलर करे, डीलर करे, डिस्ट्रीब्यूटर करे, रिटेलर करे। ये सारे उन लोगों के नाम हैं जिनकी डेफिनेशन आपको मैंने पढ़ाई है, उस वक्त नहीं पढ़ाई थी। आज आप इसको कर सकते हैं। अदर देन सप्लाई ऑफ गुड जो एग्जाम्प्ट ऑफ जीरो रेट, एग्जाम्प्ट ऑफ जीरो रेट ना हो तो क्या होंगे? टैक्सेबल हो। अब मैं आ गया हूं यूनिट नंबर 3 पे। सर सेल्स टैक्स होता कितने परसेंट है? सेल्स टैक्स होता कितने परसेंट है? इसका जवाब है कि सेल्स टैक्स 18% होता है। सेल्स टैक्स कितने परसेंट होता है? 18% होता है। Taxable supplies made by the registered person during a taxable activity carried on by him. सर 18% सेल्स टैक्स कितने परसेंट होता है? 18% होता है। किसका 18%? वैल्यू ऑफ सप्लाई का 18%, या जो गुड्स इंपोर्ट किए हैं उसका 18%। और हमने आपको बड़ी डिटेल में ये बताया कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है। पढ़ लिए सर? अब अगली बात सुने। फर्दर टैक्स तो आपने क्लास लेनी है तो क्लास ले लो, ले लो क्लास, मैं आपको कह रहा हूं जाओ ले लो। फर्दर टैक्स वो कहता है वेयर द टैक्सेबल सप्लाईज आर मेड टू अ पर्सन हु हैज नॉट ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, he shall be charged a further tax at the rate of 4% of the value in addition to the normal rate of 18%। भैया एक बात ज़हन में रखिएगा, सेल्स टैक्स कितने परसेंट लगता है? 18%।
अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को चीजें सेल करेगा तो 18% टैक्स चार्ज करेगा, लेकिन अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे पर्सन को चीजें सेल करेगा और वो बंदा अनरजिस्टर्ड होगा तो उसे सजा दी जाएगी। सजा क्या दी जाएगी? 4% फर्दर टैक्स लगा देंगे, 4% फर्दर टैक्स लगा देंगे। फर्दर टैक्स अनरजिस्टर्ड होने की सजा है। फर्दर टैक्स अनरजिस्टर्ड होने की सजा है। जब एक रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेगा तो 4% टैक्स लगेगा, उसे फर्दर टैक्स कहा जाता है। 18% भी और उसके अलावा 4% भी, वैल्यू ऑफ सप्लाई पर 4% हो। 22 ना कहें, 18 और 4 के अलग-अलग रखें। अब आप मुझसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि सर हम भी तो अनरजिस्टर्ड हैं, मैंने कल जूस पिया है, उस पे टैक्स तो 18 लगा, उस पे क्यों 4% नहीं लगाया, मैं भी तो अनरजिस्टर्ड हूं। सवाल है? इसका जवाब है भैया आप अनरजिस्टर्ड तो हो, लेकिन एक मसला है, कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। जैसे डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल कंज्यूमर पे बिजली के बिल पे फर्दर टैक्स नहीं लगता, गैस के बिल पे फर्दर टैक्स नहीं लगता, मोटर ऑयल हम गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं उस पे फर्दर टैक्स 4% अनरजिस्टर्ड होने की वजह से नहीं लगता। एंड कंज्यूमर हैं सर आप सारे लोग, जूस खरीद के पी लिया ना, एंड कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। फिर फूड, बेवरेजेस, फर्टिलाइजर्स और व्हीकल, जब इन चीजों को डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को सप्लाई किया जाए तो उस पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। थर्ड स्केड्यूल आइटम पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। सर ये थर्ड स्केड्यूल आइटम क्या होती है? यार आज ये मसला हल हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा इंतजार कर लें, बस ये ध्यान में रखें थर्ड स्केड्यूल आइटम पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। सर लंडे के कपड़ों पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। सेकेंड हैंड वॉर्न क्लोथ्स, स्टील मेल्टर, री रोलर और शिप ब्रेकर पर 4% फर्दर टैक्स नहीं लगता। जीरो रेटेड आइटम पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। गवर्नमेंट के इदारे, सेमी गवर्नमेंट के इदारे, ये जब इनको चीजें बेची जाए तो फर्दर टैक्स नहीं लगता। वाइट क्रिस्टलाइन शुगर पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। मोल्टीफॉर्म मैट्रेसेस पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। स्टील सेक्टर और एडिबल ऑयल सेक्टर पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। इन सारे एरियाज पे, इन सारी चीजों पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। जल्दी से एक बार रीड करें। क्या ये लिस्ट याद करनी है? इसका जवाब है ये लिस्ट याद, आप इसमें से कोई 5 पॉइंट्स याद कर लीजिए, लेकिन कम से कम इसको हर आइटम को 5 बार पढ़ना है। उसकी वजह यह है कि वो रैंडमली एक आइटम कह देता है और उसके बाद आपको नहीं पता होता कि इस पर फर्दर टैक्स नहीं लगना। वो अप्लाई ज़रूर करवा सकता है, इतना ज़रूर पता होना चाहिए अगर वो अप्लाई कराए तो उसको कैसे करना। डन सर जी, इसको पॉज कर दीजिए। और फर्दर टैक्स जो सप्लाई करेगा वो चार्ज करेगा, जो खरीद रहा होगा वो उसे अदा करना पड़ेगा। सर जी ये आइटम्स है स्टील की आइटम्स है, बस इतना ही काफी है। टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाई स्पेसिफाइड इन थर्ड स्केड्यूल। सर जी थर्ड स्केड्यूल की बात बिला आखिर आ गई। थर्ड स्केड्यूल एक पूरा स्केड्यूल है जिसमें रोजमर्रा की आइटम्स लिखी हुई हैं, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस, शेविंग क्रीम, आइसक्रीम, शैम्पू, टिश्यू एंड टॉयलेट पेपर, सिगरेट, सिरप एंड स्क्वेचेस, डिटर्जेंट, परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स, टी, मिल्की ड्रिंक, माइलो वगैरह, मिनरल वाटर, सीमेंट, टूथपेस्ट, बोतलें, टॉयलेट सोप, पाउडर ड्रिंक, टैंग वगैरह, शू पॉलिश, मसाला जात, बिरयानी मसाला, XYZ, ये रूटीन आइटमें हैं। इसके अलावा और भी आइटम्स हैं, ये सारी थर्ड स्केड्यूल में लिखी हुई हैं।
इस थर्ड स्केड्यूल में वो ये सारी आइटम लिखी हुई है और क्या कहा हुआ है, दो बातें कही हैं। इस आइटम पे टैक्स रिटेल प्राइस पे लगेगा, ये बात तो कल भी हुई है। थर्ड स्केड्यूल आइटम पे टैक्स किस पे लगेगा? दूसरी बात बड़ी अहम यह है कि मैन्युफैक्चरर टैक्स जमा करवाएगा। मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चर नेस्ले वाला जब जूस मैन्युफैक्चर करेगा तो उसकी रिटेल प्राइस डिसाइड करेगा कि मार्केट में ये कितने का बेचना है, और उस रिटेल प्राइस पर जो टैक्स है वो भी नेस्ले वाला एफबीआर को जमा करवाएगा, और फिर नेस्ले वाला एफबीआर को जमा करा के वसूल किससे कर लेगा? होलसेलर से। होलसेलर किससे वसूल करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर से या रिटेलर से। रिटेलर किससे वसूल करेगा? एंड कंज्यूमर से। एंड कंज्यूमर ने पी लिया, जूस खत्म होगी बात। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? थर्ड स्केड्यूल आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जिस पर रिटेल प्राइस पर सेल्स टैक्स लगता है, और मैन्युफैक्चरर ये वाला टैक्स मैन्युफैक्चरर ये वाला टैक्स क्या करता है? एफपीआर को जमा करता है। इसमें दो खास बातें हैं। ये जो अगर हम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन जो है उससे यहाँ से लेकर जाके शॉपिंग वगैरह करेगा उससे फर्दर टैक्स लगेगा, लेकिन जो दुकानदार होगा उसे पता कैसे चलेगा कि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है? दुकानदार को कैसे पता चलेगा? अब मेरी बात सुने, पहली तो बात है ये जिस अनरजिस्टर्ड बंदे की आप कर रहे हैं, जो शॉपिंग करने जा रहा है, ये क्या खुद बेचता है या इस्तेमाल करता है? अगर खुद इस्तेमाल करता है तो वो एंड कंज्यूमर है। अगर एंड कंज्यूमर है तो उस पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। अगर वो आगे बेचता है तो वो जिससे चीजें खरीद रहा है उसका अपना सेल्स टैक्स, उसको अपना सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर बताएगा। समझ आ रही है? आप सीए कर रहे हैं, कैसे सीए कर रहे हैं? आप फौरन कहेंगे सर ये देखिए मेरा सीआरएन नंबर है, इंटरनेट पे डाल के चेक कर लें। और गलत है कि ठीक है? इसी तरह वो कहते हैं मैं सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हूँ, कहते कैसे हो? कहते रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये देखिए मेरा सर्टिफिकेट है, चेक करें। पॉइंट समझ रहा है? ऐसे होता सर। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा रिटेल प्राइस लेजिबल प्रोमिनेंट जगह पर, और इस तरह के वो पढ़ी जाए रिटेल प्राइस लिख देगा उस पैकेट या कंटेनर के ऊपर जो वो बेच रहा है। आप गौर करें, लिखा होता है सर, लिखी होती है ना प्राइस, ये कानून कहता है तो लिखी हुई है, वरना कोई भी ना लिखे। रिटेलर तो कभी भी नहीं चाहता प्राइस लिखी जाए, रिटेलर तो चाहता है जैसा ग्राहक आएगा मैं उससे वैसे पैसे ले लूंगा, लेकिन लॉ कहता है लिखो तो लिखनी जरूरी है। सेल्स टैक्स 18% होगा, लेकिन रिटेल प्राइस पर होगा थर्ड स्केड्यूल के केस में। दूसरी बात, मैन्युफैक्चरर जमा कराएगा और मैन्युफैक्चरर लिखेगा, और ये सारी उसकी एग्जांपल्स हैं रोजमर्रा की आइटम। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिनके बारे में कह दिया है कि इस पर 18% नहीं बल्कि 25% टैक्स लगेगा। इसकी खास बात यह है कि ये कौन सी आइटम्स हैं? इंपोर्टेड आइटम्स। अगर आप हीको की आइसक्रीम खाएंगे 18% टैक्स लगेगा। अगर आप बेस्किन रॉबिन्स खाएंगे, मूव एंड पिक खाएंगे, स्विस की आइसक्रीम है, उस पर कितना टैक्स लगेगा? 25%। क्यों? क्योंकि वो इंपोर्ट की जा रही है। सर वो कहता है एरेटेड वाटर और बेवरेजेज अगर आप इंपोर्ट करें, सिगरेट, सिगार, ई सिगरेट इंपोर्ट करें, कॉस्मेटिक और शेविंग आइटम इंपोर्ट करें, टिश्यू पेपर इंपोर्ट करें, हाउस होल्ड के आइटम, क्रॉकरी, बर्तन, किचन वेयर, टेबल वेयर इंपोर्ट करें, होम अप्लायंसेज इन कंप्लीट बिल्ट यूनिट। सीबीयू क्या होता है? कंप्लीट बिल्ट यूनिट। यानी एक बंदा क्या करता है, वो माइक्रोवेव की आइटम मंगाता है और यहां पर असेंबल करता है, और एक बंदा चाइना से बना बनाया माइक्रोवेव इंपोर्ट करता है।
ये जो कंप्लीट बिल्ट यूनिट इंपोर्ट होता है उस पर भी 25% टैक्स है। आइसक्रीम की बात मैंने आपको भी एग्जांपल दी, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस, मैट्रेस एंड स्लीपिंग बैग्स, शैम्पू इंपोर्टेड हो, इस पर ये थर्ड कैजुअल आइटम्स हैं, टैक्स कितना लगना है? 25%। एक मिनट किताब दिखाइए। जी आगे, अब ये कुछ और आइटम्स हैं, अब ये थर्ड कैजुअल आइटम्स नहीं है, लेकिन ये भी आइटम की डिटेल है। इन सारी आइटम्स पर भी टैक्स कितना लगना है? 25% टैक्स लगना है। व्हीकल इन सीबीयू कंप्लीट बिल्ट, सैनिटरी एंड बाथरूम, कारपेट, शैंडलियर, फानूस को कहते हैं, चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स एंड सेरेल्स, डेकोरेशन एंड ऑर्नामेंट, जेवरात, डॉग एंड कैट फूड, डोर एंड विंडो फ्रेम्स, फिश, फुटवेयर, फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट, रिस्ट वॉचेस, फर्नीचर, जैम, जेलीज, प्रिजर्व फूड, लेदर जैकेट्स एंड अपैरल्स, फ्रोजन चिकन, फ्रोजन मीट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पास्ता, आर्म्स कहते हैं हथियारों को, सिवाय जो आर्मी वाले नहीं, दूसरे सर, सन ग्लासेस हैं, टोमेटो केचप है, ट्रैवलिंग बैग, सूट केसेस हैं, शिप फॉर प्राइवेट यूज है, एयरक्राफ्ट है, आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी है, कन्फेक्शनरी, बेकरी है। ये सारी आइटम्स भी वो हैं जिसकी इंपोर्ट पर 25%। सर इन सारी आइटम्स की इंपोर्ट पर 25% टैक्स लगेगा। पिछली वाली थर्ड कैजुअल आइटम से ये थर्ड कैजुअल आइटम नहीं है, ये फर्क है। ठीक हो गया सर, एक बार ये वाली आइटम गो थ्रू कर लें जरा। सर उसने ऐसे ही टोमेटो केचप दे देना और आपने सोची पड़ जाना कि ये इसका क्या करूं। अगर इस तरह की चीज हो तो आपको बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए, एक बार इनको रीड कर लीजिए। ले सर, अच्छा अभी तक तो सारी बातें इंपोर्ट की गई, यानी 25% लगना ही इंपोर्ट के केस में है। हाँ, अगर लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां हैं, एसयूवीज या सीयूवीज, एसयूवी क्या होता है? स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, या सीयूवी क्या होता है? क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल। इन ये लोकली मैन्युफैक्चर हुई हैं, 1400 सीसी से ऊपर की गाड़ी है या डबल कैबन 4x4 है, ये पाकिस्तान में भी बनेगी तो इस पे 25% टैक्स ही लगेगा। सर एक्स्ट्रा टैक्स की बात करने के बाद फर्दर टैक्स पढ़ा दिया, वो अलहदा है, एक्स्ट्रा टैक्स अलहदा है। एक्स्ट्रा टैक्स क्या है? बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स एट सच एक्स्ट्रा rate or amount not exceeding 18% in addition to the amount of sales tax or retail tax levied under Sales Tax Act 1990। सर वो कहता है कि बोर्ड फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल से एम्पावर्ड है कि वो टैक्स लागू करे और कलेक्ट करे एट सच एक्स्ट्रा रेट और अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 18%। इन एडिशन सर जी, बोर्ड 18% सेल्स टैक्स के अलावा बोर्ड के पास पावर है कि किसी भी बंदे पर किसी भी वक्त किसी भी तरीके से किसी भी अंदाज से टैक्स लागू किया जा सकता है। मोड, मैनर और टाइम कौन सा? जैसा बोर्ड को पसंद आए। बंदा कौन? जो बोर्ड को समझ आए। चीज कौन सी? जो बोर्ड को समझ आए। यानी बोर्ड की मर्जी की गुड्स, बोर्ड की मर्जी का पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन, बोर्ड की मर्जी का मोड, बोर्ड की मर्जी का मैनर, बोर्ड की मर्जी का टाइम। सर आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहा है वो? भाईजान एफबीआर के पास पूरा इख्तियार है
किसी भी बंदे पर, किसी भी चीज पर, किसी भी बंदे की किसी भी चीज पर, किसी भी अंदाज से, किसी भी वक्त वो एक्स्ट्रा टैक्स लागू कर सकता है। हाँ, एक बात कही उसने, ये एक्स्ट्रा टैक्स 18% से ज्यादा नहीं होगा। असल कितना है? 18। 18 के ऊपर 18 होगा, 18 से ज्यादा नहीं होगा जी। कैपेसिटी टैक्स, सर जी कैपेसिटी टैक्स ना कैपेसिटी की बेस पे होता है। जैसे मशीन की कैपेसिटी होती है उस बेस पर टैक्स लग जाता है, प्लांट एंड मशीनरी पर, ये कैपेसिटी टैक्स है। और बाज़ होगा टैक्स फिक्स बेसिस पर लगता है। जैसे गाड़ी पर सीसी की बेसिस पर टैक्स लगता है। वो सर समझ आ रहा है? कितने सीसी का इंजन है? टीयर 1 कैटेगरी, सर जी 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं रिटेलर की। एक होता है छोटा रिटेलर, एक होता है बड़ा रिटेलर। ये जो हम छोटे खोखे से दुकानदार से, छोटे दुकानदार से चीजें लेते हैं ना, इसको कहते हैं टीयर 2 रिटेलर। टीयर 1 रिटेलर वो है जिसके पास बड़ा सेटअप है, जिसने एसी लगाए हुए हैं, उसकी 5-6 बातें हैं जिससे पता चल जाता है कि वो टीयर 1 रिटेलर है या नहीं। बहरहाल जो टीयर 1 रिटेलर यानी बड़ा रिटेलर होता है, जैसे इम्तियाज है, जैसे यूरो है, जैसे रेनबो है, जैसे मेट्रो है, जैसे अल्फते है, ये बड़ा रिटेलर है। ये आमतौर पे कैसे टैक्स देता है? नॉर्मल मैनर में, स्टैंडर्ड तरीके से टैक्स देता है। लेकिन जो छोटा रिटेलर है, ये जो छोटे दुकानदार हैं, ये कैसे सेल्स टैक्स देते हैं? इनके बिजली के बिल पर सेल्स टैक्स लगता है। अगर बिल 20,000 तक आए तो 5%, और अगर बिल 20,000 से ज्यादा आए तो 7.5% पे टैक्स लगता है। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर शैल डिपॉजिट द अमाउंट सो कलेक्टेड डायरेक्टली विदाउट एडजस्टिंग अगेंस्ट हिज इनपुट टैक्स। सर जी इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर डिपॉजिट कर देगा ये वाली अमाउंट, यानी बिजली के बिल वाले, वापडा वाले, ये वाले पैसे वसूल करके, अदर देन टीयर 1 रिटेलर से ये वाले पैसे वसूल करके एफबीआर को जमा करवा देंगे। सर ये बंदा अगर अनरजिस्टर्ड है तो इस पर 4% फर्दर टैक्स भी लगना है, और 18% नॉर्मल टैक्स जिन चीजों पे वो भी लगना है, और बिजली के बिल वाला टैक्स भी लगना है। तो इस पर 3 तरह के टैक्स लग सकते हैं। यानी अगर उसने कोई चीज खरीदी तो 18% टैक्स लगेगा, एक अनरजिस्टर्ड है 4% लगेगा, 2 और अगर टीयर 1 रिटेलर नहीं है तो बिजली के बिल पर भी टैक्स लगेगा। 3 तरह के टैक्स इस पर लगेंगे। टैक्स ऑन रिटेलर की बात करूं, सर जी आपने पढ़ी है बात कि सेल्स टैक्स सिर्फ सेल्स पे नहीं लगता बल्कि प्रोडक्शन पे भी लगता है, पढ़ा है ना? सर वो वाली बात यहां पर अप्लाई होती है। स्टील प्रोडक्शन शिप प्लेट्स पर प्रोडक्शन की बेस पे टैक्स लगता है। मिनिमम प्रोडक्शन डिटरमिन कर ली जाती है और बाद में देखी जाती है एक्चुअल प्रोडक्शन। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन मिनिमम से ज्यादा हो तो एक्चुअल पे टैक्स लगता है, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन मिनिमम से कम हो तो मिनिमम पर तो बहरहाल टैक्स लगता ही है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर टैक्स ऑन स्टील प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन 13 स्केड्यूल, मिनिमम प्रोडक्शन जो है वो पर मंथ डिटरमिन कर ली जाती है, और अगर मिनिमम प्रोडक्शन जो डिटरमिन की गई है वो ज्यादा हो तो मिनिमम प्रोडक्शन पे टैक्स लगेगा, और अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो तो एक्चुअल प्रोडक्शन पे टैक्स लगेगा, और वो टैक्स पे किया जाएगा ताकि ये लायबिलिटी डिस्चार्ज हो। सर सीएनजी स्टेशंस पर भी टैक्स लागू होता है। सर किस वैल्यू पर? वो कहता है गैस की कीमत, उसके अंदर चार्जेस डालें, उसके अंदर किराया डालें, उसके अंदर कमीशन डालें, सारे ड्यूज डाल के जो अमाउंट बनेगी उस पर सेल्स टैक्स चार्ज होगा। तो भाई वैल्यू ऑफ इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस टू सीएनजी, गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव कंपनी शैल चार्ज सेल्स टैक्स फ्रॉम द सीएनजी स्टेशन, किस रेट पर? 18% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई टू द सीएनजी कस्टमर। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करें?
गैस की कीमत, चार्जेस, रेंट, कमीशन, बाकी सारी ड्यूटीज डालकर जो वैल्यू बनेगी उस पर 18% लगेगा। स्पेशल पावर टू द फेडरल गवर्नमेंट, स्पेशल पावर टू द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के पास द फेडरल गवर्नमेंट और द बोर्ड इज ऑथराइज्ड टू लेवी in lieu of sales tax such amount of tax as it may deem fit on the suppliers or class of supply or any good or class of goods. They are also authorized to specify the mode, manner and time of payment. इसके पास भी वही वाली अनलिमिटेड पावर है, किसी भी बंदे पर किसी भी तरह किसी भी गुड्स पर कोई भी टैक्स लागू कर सकता है, मोड, मैनर, टाइम भी वो स्पेसिफाई कर देगा। सर जी अब जरा एक बात समझिए, जो आजकल की हिट बात है कुछ अरसे से, एफपीआर वाले कहते हैं कि जब गवर्नमेंट वाले कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और एंटर करके स्लिप देते हैं तो फौरी तौर पे वो रियल टाइम में ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के हेड ऑफिस में भी चली जाती है। ऐसा ही है। वो कहते हैं अगर गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शन उसके हेड ऑफिस जा सकती है, इम्तियाज में जो बिल बनता है उसमें जितनी सेल होती है उसकी सारी इंफॉर्मेशन फौरी तौर पे कराची उसके हेड ऑफिस चले जाती है। और अगर ये जा सकती है ऐसे, तो फिर सवाल ये है कि ये अगर हेड ऑफिस जा सकती है तो एफपीआर क्यों नहीं आ सकती? रियल टाइम में ये उधर जा सकती है तो हमारे सिस्टम के साथ हमारे पास भी आ सकती है। अब उन्होंने कहा है भाईजान अपने सिस्टम को एफबीआर के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करो ताकि रियल टाइम में वो ट्रांजैक्शन हमारे पास भी आ जाए। वरना होता क्या था, एक माह बाद हिसाब लगाते थे कितना टैक्स देना है, लेकिन अब रियल टाइम में जब ट्रांजैक्शन उनके पास जाएंगी तो फिर तो आप ये हरकत नहीं कर सकेंगे। सर बोर्ड रिक्वायर कर देगा किसी भी क्लास ऑफ पर्सन को कि वो इशूइंग मशीन को इंटीग्रेट कर दें बोर्ड के कंप्यूटराइज सिस्टम से ताकि रियल टाइम सेम टाइम पे रिपोर्टिंग हो सके। जिस तरह जिस मैनर में जिस डेट से एफबीआर वाले कहेंगे उस डेट से ये काम करना पड़ेगा। सर जहां तक ये सारी बात मैंने पढ़ा दी है,